ट्यूसडे को मैं कह रही थी आपको। ठीक है चलो, अगर हुई फिर तो कर देना। वैसे मैंने ना दीरा को भी कहा 8:30 से 10:30 ट्यूसडे को 8 तारीख को 8/6 को यार ये 8/28 खड़ी 8/6 को नहीं। मैं पता है क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने मुझसे दीरा को भी कहा। तो लेट्स सपोज इधर देखो उनका एंटीनेटल चेकअप डे ना हुआ तो कह रही थी मैं बैठ जाऊँगा। मैंने कहा मैं इन केस सादिया को भी मतलब कह रही थी अगर उसमें हॉस्पिटल जाना हो तुम्हें पता है ना तुम्हें, और अगर किसी दिन तुम्हें जरूरत हुई तो मैं मतलब ये कि मैं अकोमोडेट करूँगी। हाँ एक दफ़ा तुमने घर से मुझे कहा नकदी पहले की ठीक है 8 से चलो ठीक है। ऑनलाइन किसके साथ है दिखाती है पोस्ट पेरेंट सेकेंड ईयर के भी एग्जाम है फाइनल ईयर के भी है। ट्यूसडे को तुम्हारी क्लास होती है फर्स्ट ईयर न्यू के साथ। स्केड्यूल अब नया लग गया। मतलब नया बनेगा कब बनेगा पोस्ट पेरेंट को न्यू को नहीं बता नहीं। मेरी बात सुनो अब यानी कि अब सारा स्केड्यूल नया बनना है। अच्छा तो कब डिस्प्ले होगा डिस्प्ले कब होगा। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको मेरी क्लास। जी वर्दा सायरा सबा अली हमजा सुनैना नेहा सिद्रा आवाज़ आ रही है बच्चे आप लोगों को मेरी। वालेकुम सलाम जी नेहा आवाज़ आ रही है बच्चे आपको मेरी। ओके जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स की डेट शीट सबको मिल गई है। जी सिद्रा एग्ज़ाम्स डेट शीट मिल गई है आपको। एग्ज़ाम डेट शीट सबको मिल गई है नेहा सबा सिद्रा। ओके और आप लोगों का जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है मेरे साथ जो है आप लोगों का वो मेरा ख्याल प्रॉबेबली थर्सडे वाले दिन बन रहा है। अगर आप लोग डेट शीट खोलें सब लोग तो आप देख सकते हैं कि वो प्रोबेबली सेकेंड ईयर जो है ना आपका सब सारे डेट शीट खोलें ज़रा आपको पता चल जाता है। जून में है हाँ जी बिल्कुल सिद्रा वो जून में है बनता आपका। वो जून में आपका बनता है और इस हिसाब से जून में जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको उसके अकॉर्डिंग आपने मैनेज करना है। ठीक है
अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दें। जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं, जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि पेपर आपका जो है वो पूरे सिलेबस में से ही ऑलमोस्ट आएगा। लिहाजा आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसको पढ़ना है, ठीक है। एक एक जो भी मॉडल मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी निमोनिक आपसे टॉपिक के अंदर डिस्कस किया गया है, ठीक है, जो भी आप लोगों को फ्लो चार्ट्स दिखाए गए हैं, फ्लो शीट्स दिखाई गई हैं, वो आपने जो है वो एज इट इज़ उनको जो है वो पढ़ना है, एज इट इज़ याद करना है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो डिस्क्राइब हाउ द बजटिंग प्रोसेस वर्क, बजटिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है उसको देखना है। डिफ्रेंशिएट अमंग टाइप्स ऑफ द बजट, ठीक है, आपने बजट की टाइप्स को देखना है। डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द बजटरी परफॉर्मेंस, बजटरी परफॉर्मेंस को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है उसको देखना है। एक्सप्लेन हाउ टू डिटर्मिन बजट वेरिएंस आप किस तरह से डिटर्मिन करते हैं। एंड डिस्क्राइब हाउ स्टाफ इफेक्ट्स बजटरी परफॉर्मेंस। अगर बजटिंग की डेफिनेशन देखी जाए तो कहते हैं बजटिंग इज ए टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। बजटिंग बेसिकली टूल है प्लानिंग और कंट्रोल का। मतलब आप किसी भी जो है वो प्लानिंग करते हो या टूल अप्लाई करते हो। बजटिंग इन्वॉल्व्स द स्टेप्स ऑफ सेटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफाइंग प्रोग्राम्स एंड एक्सप्रेसिंग देम इन द बजट, ठीक है। आप क्या करते हो कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स देखते हो, उसके प्रोग्राम्स को स्पेसिफाई करते हो और बजट्स को एक्सप्रेस करते हो। आप किसी भी किस्म की सेल्स कर लें, आप परचेज कर लें, जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स उसमें फर्म के रिलेटेड होते हैं, किसी भी फर्म या कंपनी के, तो वो आपका क्या होता है, उसका टोटल जो फाइनेंशियल प्लान होता है कि मतलब हमने कितना इन्वेस्ट करना है, कितना हमें उससे प्रॉफिट आएगा, वो आपका बजटिंग के अंदर आ जाता है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर को हम देखते हैं, फिस्कल ईयर इज 1 year पीरियड दैट कंपनीज एंड द गवर्नमेंट यूज फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। फिस्कल ईयर जो होता है वो एक 1 year पीरियड होता है जिसमें कंपनीज या गवर्नमेंट जो होती है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है या बजटिंग करती है। A fiscal year is the most commonly used for accounting purposes to prepare the financial statements. For tax purpose, the Internal Revenue Service allows companies to do it on time, ठीक है। अब डिफरेंट कंपनीज जो है वो डिफरेंट फिस्कल ईयर्स को यूज़ करती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मतलब आप पूरे ईयर का जो है वो एक प्लानर सेट करते हो और उस प्लानर को सेट करने के बाद आप क्या करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करते हो। और आपको पता होता है कि स्टार्ट में आपने कितना इन्वेस्ट करना है उस कंपनी के अंदर और आपको जो है वो एट द एंड गेन कितना होना है। नाउ देयर आर डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस है, मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शन है, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। तो इसको हम इंडिविजुअल वाइज इसको डिस्कस करेंगे। जैसे प्लानिंग है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप पहले उस बिजनेस से रिलेटेड उसकी मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है, डेली आप उसकी एक प्लानिंग डेवलप करते हैं, ठीक है। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर द डे, मंथ, ईयर्स अहेड, ठीक है। मतलब आप किस तरह से चीज़ों को डे, मंथ और ईयर्स के ऊपर डिवाइड करते हो। चार्ट्स द कोर्स फॉर द फ्यूचर एक्शन, ठीक है। आप फ्यूचर एक्शन देखते हो, उसके लिए फैसिलिटेट यूज ऑफ टाइम, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, एक्टिविटाइज और रिसोर्सेज, सब चीज़ों को आप मैनेज करते हो। अब मसला ये है कि हम रीज़न क्या होती है प्लानिंग की, मतलब आप जब भी घर में भी इवन कोई अपना बजट सेट करते हो कि जी हमारी मंथली इनकम लेट्स सपोज 10,000, तो 10,000 में से आप कहते हो कि मेरा एक्सपेंडिचर्स क्या है, मेरी सेविंग्स क्या है, ठीक है, और मेरा जो है वो मंथली इनकम है, उसमें से मतलब एक्स्ट्रा मेरे खर्चे जो हैं वो कितने हैं जो कि अनड्यू होते हैं, जो कि आपको पता नहीं होता। जैसे कोई आपको अपने लिए कोई ड्रेस बनवाना पड़ जाता है, कोई स्टेशनरी आपको लेनी पड़ जाती है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाता है, तो समटाइम आप सेविंग करेंगे तो सेविंग से हट के भी चीज़ें जो है वो आपकी उसमें से एक्सक्लूड हो जाती है। तो रीजन फॉर प्लानिंग यही होता है कि टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स, आप ऑब्जेक्टिव्स पे अटेंशन करते हो, ठीक है। अनसर्टेनिटी एंड चांसेस को देखते हुए, ठीक है, कि मतलब मिसाल के तौर पे कोई अनसर्टेन किस्म का खर्चा आपके ऊपर पड़ जाता है। टू गेन इकोनॉमिकल ऑपरेशन को गेन करने के लिए, टू फैसिलिटेट कंट्रोल को फैसिलिटेट करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ प्लानिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग। एक होती है स्टैंडिंग प्लानिंग। स्टैंडिंग प्लानिंग जो है वो कुछ और होती है, और जो आपकी जो है स्टैंडिंग प्लानिंग में ये होता है कि लिस्ट ऑफ द डेली स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़, डेली की जो आपकी स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको आप प्लान करते हो। उसमें नर्सिंग केयर प्लान भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हो,
तो केयर प्रोवाइड करने की सेंस में भी आप जो है वो जो प्लानिंग करोगे वो नर्सिंग केयर प्लानिंग के अंदर जो है वो डेली बेसिस पे होगी। देन यूज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टाइम एंड एक्टिविटीज़। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो टाइम और एक्टिविटीज़ को। जो भी आपने पेशेंट की केयर में इन्वेस्ट करनी होती है, ये पेशेंट को आपने परफॉर्म करते हुए परफॉर्मेंस के दौरान आपने उनको आउटपुट देना होता है। देन सेकेंड थिंग में आपके पास फर्दर उसने प्लानिंग को जो है वो किया है, फर्दर उसने प्लानिंग को कैटेगराइज किया जिसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आ जाती है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि उसमें पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं, जैसे मार्केट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है, मार्केट या फ्यूचर ओरिएंटेशन आ जाती है इसमें, प्रोवाइड्स अ प्लान फॉर द लाइफ ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और टॉप मैनेजमेंट सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसमें आप आउटसाइड इनसाइड फैक्टर्स देखते हो और उन आउटसाइड फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए उनका इन डेप्थ एनालिसिस करते हो। ठीक है, अदर इसमें जो है चीज़ें इन्वॉल्व है वो रेवेन्यू आ जाता है। रेवेन्यू से मुराद ये है कि मतलब आप जो भी आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो, उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको पैसा दरकार होता है और उससे जनरेट होने वाला जो प्रॉफिट है उसको आप रेवेन्यू कहते हो। ठीक है, फिर कंसोलिडेट सर्विसेज यानी कि जो आपको सेट असाइड जो एडजेसेंट सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं। देन रिड्यूस लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम आपने इस तरह की प्लानिंग करनी है, इस तरह से आपने इन्वेस्ट करना है कि मतलब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो लॉस है वो कम से कम हो और प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो। ठीक है, और इनकम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज आपने अपने प्लान का हिस्सा बनानी है जब आपने किसी भी कंपनी का या किसी भी प्रोजेक्ट का बजट सेट करना है। ठीक है, तो अब प्लानिंग की टाइप्स में फर्दर उसने ड्यूरेशन की बात कर दी है, जैसे लॉन्ग रेंज प्लानिंग आ जाती है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, जैसे इन्वॉल्व 1, 5, 10, 15, 20 ईयर्स गोल, इस तरह से आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू कॉन्टिन्यूअली डेवलप गोल्स फॉर द फ्यूचर। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर के अंदर अपने गोल्स जो है वो सेट कर लेती है। देन देर आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ द बजट दैट कंपनीज यूज, मतलब इंक्रीमेंटल है, एक्टिविटी बेस्ड है, वैल्यू प्रोपोजिशन है और जीरो बेस्ड है। यानी कि ये वो बजट्स हैं जो कि आपकी टाइप्स है बजट की, जो कि आप अकॉर्डिंग टू कंपनी सेटअप आप यूज़ करते हो। अब इनको हम जब फर्दर इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इंक्रीमेंटल जैसे कि नाम से जाहिर है कि किसी चीज़ का इजाफा करना, इंक्रीमेंटल बजटिंग टेक्स लास्ट ईयर्स एक्चुअल फिगर्स एंड एड्स और सब्ट्रैक्ट ए परसेंटेज टू ऑब्टेन द करंट ईयर्स बजट। मतलब लास्ट ईयर आपका जितना खर्चा आया, जितना आपने बजट का हिस्सा बनाया, उसमें से इस करंट ईयर जो आपका चल रहा है उसकी ज़रूरियात को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं और फिर ये देखते हैं, या तो माइनस कर लेते हैं या उसको ऐड कर लेते हैं। मतलब इससे मुराद ये है कि या तो आपको पिछले साल की निस्बत इस साल चीज़ें ज़्यादा दरकार है या पिछले साल की निस्बत इस साल चीज़ें आपको कम दरकार है, तो ये चीज़ आप करंट बजट में से सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके निकालते हो। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द बजटिंग बिकॉज इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये इंक्रीमेंटल बजट जो है वो सबसे ईजी होता है। इंक्रीमेंटल बजटिंग इज अप्रोप्रिएट टू यूज इफ द प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर्स डू नॉट चेंज फ्रॉम द ईयर टू ईयर। ठीक है, इंक्रीमेंटल बजट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है या इसलिए अप्रोप्रिएट होता है कि जो मतलब आपकी प्राइमरी कॉस्ट होते हैं, प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर्स से मुराद वो ड्राइवर्स का मतलब होता है कि जो आपके कह लें कि जो डिटर्मिनेंट्स हैं आपके, जो कि बजट को चला रहे हैं। ठीक है, जो मेजर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर वो चेंज नहीं होती ना, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मेडिसिन का बजट है आपका, अगर वो सपोज 10 लाख है सिर्फ मेडिसिन का बजट ही, ठीक है, तो ये एक प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर है आपकी मेडिसिन। ठीक है, फर्नीचर फिक्सचर तो देखें टूटता रहता है, नया आता रहता है, ना भी आए तो खैर है। ठीक है, हम उसी को कह लें कि रेनोवेट करके यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे मेडिसिन है, आपकी मशीनरी है, ठीक है, आपकी ये कह लें कि एक्सरेज की जो है वो मशीन्स है, ठीक है, आपकी लेबॉर्ट्री के रिएजेंट्स हैं, ये ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। अगर टू ईयर इसके अंदर चेंज नहीं आता, मतलब इसके अंदर चेंज से मुराद ये है कि आपको कस्टमर उतना पे भी करता है, आपको मिलता भी है, पे बैक भी होता है,
तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं। फर्नीचर फिक्सचर हम एक आधी कुर्सी नहीं भी मंगवाएंगे, एक आधा टेबल नहीं भी मंगवाएंगे, एक आधा स्टूल नहीं भी मंगवाएंगे तो खैर है। लेकिन जो आपकी इस किस्म की प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर्स है, अगर उसके अंदर ईयर टू ईयर आपके अंदर फ्लक्चुएशन आती है, बढ़ती है वो चीज़ें, तो डेफिनेटली आपकी जो प्राइमरी कॉस्ट है वो क्या करेगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इस ईयर ज़्यादा है, अगले ईयर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ गई है, और वो भी ये कि आपको फिर कस्टमर या क्लाइंट उतना पे बैक भी ना करके जाना। देन आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड बजट। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज अ टॉप डाउन बजटिंग, यानी ये एडमिनिस्ट्रेशन हायर से लोअर की तरफ आता है। That determines the amount of the inputs required to support the target or the output set by the company. जो आपका एक्टिविटी बेस्ड बजट है, बेसिकली वो डिटरमिन करता है आपकी कितनी इनपुट रिक्वायर है, ठीक है, आपकी आउटपुट को जनरेट करने के लिए कंपनी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी सेट्स एन आउटपुट टारगेट ऑफ द $100 million इन ए रेवेन्यू, मतलब कंपनी ये चाहती है कि वो $100 million जनरेट करे। The company will need to first determine the activities that need to be undertaken to meet the sales target, and then find out the cost of the carrying out these activities. ठीक है, कंपनी पहले ये देखेगी कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को रन करने के लिए अगर मुझे $100 million की ज़रूरत है, तो उस $100 million को मतलब कि लेने के बाद फर्दर कितनी एक्टिविटीज़ आप उससे जनरेट कर सकते हो, क्या जितना इनपुट डालना है उससे ज़्यादा आउटपुट आपको प्रॉफिट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी बेस्ड बजट है। देन आ जाता है वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग। इन वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग द बजटर कंसिडर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाई इज दिस इंक्लूड इन द बजट, मतलब क्यों रखा गया है, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है। डज दी आइटम क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर, स्टाफ और अदर स्टेक होल्डर, मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मैंने बीडी की सिरिंजेस के साथ एक और कंपनी की सिरिंजेस भी पूरे हॉस्पिटल के अंदर स्प्रेड कर दी, उनसे मैंने बजट उठा लिया, टेंडर उठा लिया। अब वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग का मतलब ये है कि वजह क्या है, क्यों आप रख रहे हो इसको, हमें जस्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, बजटर्स को। Does the value of item O outweigh its cost? If not, then is there another reason why the cost is justified? क्या जो मौजूदा प्रोडक्ट जो कि चल रही है उससे क्या ये हल्की कीमत में हमें मिल रही है, या अगर नहीं तो फिर इसकी क्या वजह है, जस्टिफाई करें पहले उसको। ठीक है, वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग इज रियली अ माइंडेस्ट अबाउट मेकिंग श्योर that everything that is included in the budget delivers value for the business। ठीक है, मतलब आपको एक सुई की भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर कंपनी से उठाई है, रीजन क्या है उठाने की। वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग एम्स टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। आप बेसिकली अवॉइड करते हो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट एज प्रिसाइसली एम्ड एट दैट गोल एज आवर फाइनल बजटिंग ऑप्शन जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, और मतलब आपने ओवरऑल इसको एट द एंड जो है वो जीरो करना होता है। On the other hand, when we talk about a zero-based budget, it starts with the assumption that all the department budgets are zero and must be rebuilt from scratches। मतलब उसको एट द एंड तक आपने उसको जीरो करना ही करना है। मैनेजर मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई एवरी सिंगल एक्सपेंस, नो एक्सपेंडिचर आर ऑटोमेटिकली ओके। ठीक है, zero based budgeting is very tight, aiming to avoid any and all the expenditure that are not considered absolutely essential to the company's successful operation। जीरो बेस्ड बजट जो होता है बहुत ज़्यादा टाइट होता है। एट द एंड आपने जितना भी एनुअल ईयर में उस चीज़ों को आपने लिया होता है, पैसों को आपने उसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उसको आपने कंज्यूम करना होता है, प्रॉफिट देना होता है। दिस काइंड ऑफ बॉटम ऑफ बजटिंग कैन बी हाईली इफेक्टिव वे टू शेक थिंग्स अप। ठीक है, और इस तरह का बजट जो है वो वाकई ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, इन अ सेंस कि मतलब आप चीज़ों को क्या करते हो, आप चीज़ों को थिंक्स अप करते हो। ठीक है, और ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन आप देखते हो डिफरेंट अप्रोचेस टू द बजट। डिफरेंट अप्रोचेस क्या है बजट की। बजट में बी डिवेलप्ड इन वेरियस फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड। कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स। Cost centers managers are responsible for predicting, documenting and managing the cost, staffing, supplies of the division। ठीक है, मतलब जो आपका मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो प्रिडिक्ट करे, डॉक्यूमेंट करे एंड मैनेज करे कॉस्ट को। कॉस्ट किस चीज़ की हो सकती है, सप्लाईज की भी हो सकती है, स्टाफिंग की भी हो सकती है। रेवेन्यू सेंटर्स जो है वो आपके मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, मतलब इंक्रीजिंग पेशेंट वॉल्यूम। ठीक है, ऑल्दो हेल्थ केयर रिफॉर्म्स में मेक द फ्यूचर ऑफ द रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर्स। सही है। फिर प्रॉफिट सेंटर होते हैं, मतलब
प्रॉफिट से मुराद ये है कि आपने रेवेन्यू भी जनरेट किया ही किया, ठीक है, साथ में आपने कॉस्ट को भी मैनेज किया। ये नहीं कि रेवेन्यू आपने जनरेट इस तरह से किया कि आपने कॉस्ट ज़्यादा डाल दी, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपका डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिट शो करेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, जो कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। देन आपके पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर्स में कहता है मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज एंड मैनेजिंग कॉस्ट एंड कैपिटल इक्विपमेंट, ठीक है। पर्पस ऑफ बजट क्या होता है? प्लानिंग डॉक्यूमेंट, आप पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट प्लान करते हो, आप फाइनेंशियल डाटा को इनकॉर्पोरेट करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फोरकास्ट करते हो बोथ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स को। फाइनेंशियल डाटा आर यूज्ड टू कीप सिस्टम फंक्शनिंग, ठीक है। असेसमेंट ऑफ वेरिएंस, अब देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ पे आता है। आइडेंटिफाई आइटम्स दैट आर ओवर और अंडर बजटिंग अमाउंट्स, आप उन आइटम्स को देखते हो जो कि अंडर और ओवर हैं बजटिंग अमाउंट से। फाइंड आउट व्हाई द वेरिएंस अकर्ड, फिर आप ये देखते हो कि वेरिएंस क्यों आ रहा है। मिसाल के तौर पर वन टाइम इवेंट और एन ऑनगोइंग अकरेंस। कीप नोट्स ऑन व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर बजट। एग्जामिन द पेरोल एंड नोट ओवर टाइम और यूज ऑफ एजेंसी पर्सनल, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आप वेरियस डिफरेंस को देख रहे होते हो। देन आप उसको रीचेक करते हो, ओवर टाइम को भी और एडिशनल पर्सनल्स को भी, जो भी आपकी फाइल्स के अंदर मौजूद होते हैं। देन आपके पास आ जाता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्लान टू मीट द ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म गोल, ऑर्गेनाइजेशंस की ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल को सेट करने के लिए। दिस बजट आइडेंटिफाई फिजिकल रेनोवेशंस, न्यू कंस्ट्रक्शन एंड न्यू और रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट प्लान विद स्पेसिफिक टाइम पीरियड। Organizations define capital item based on certain condition और criteria. Then आपके पास आ जाता है premiums. Basically ये होता है offering bonuses. Some organizations offer premiums for the certification or the clinical ladder steps. In this situation, a fixed dollar amount may be added to the base or the rate of eligible personnel. ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड डॉलर सैलरी जो है वो लगा दी जाती है, जो कि एक्स्ट्रा मतलब दी जाती है एज अ बोनस। जैसे $1 आप कह लें कि आपने पर और पेड किया प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वाले इंडिविजुअल्स को। ये बोनस की फॉर्म में भी हो सकता है, या एक्स्ट्रा काम करने पे भी आपको जो है वो प्रीमियम मिल सकता है। दिस वुड रिजल्ट इन दी ऑर्ली रेट, ठीक है, और ये ऑर्ली आपका जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे इधर तो नहीं, लेकिन वीक आप फॉरेन कल्चर के अंदर देखें तो वहाँ फॉरेन नर्सिंग के अंदर क्या है, अगर आप वीकेंड्स पे काम करते हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग और अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको साथ साथ प्रीमियम दिया जाता है। अब देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स विच वी फेस इन बजटरी प्रोसेस, मतलब रीइंबर्समेंट प्रॉब्लम, मतलब आपने जहाँ जहाँ भी मार्केट में अपना पैसा फेंका होता है अपनी मतलब चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट को निकालने के लिए, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को शॉप करने के लिए और कस्टमर से पैसा जनरेट करने के लिए, तो वो पैसा रीइंबर्स होते होते मसला हो जाता है, मतलब पीछे से कह लें कि प्रोसेस स्लो हो जाता है। समटाइम इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं डिस्प्यूट्स चार्जेस फॉर द पेशेंट स्टे एंड रिफ्यूज टू पे देम, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज एनुअल या फिर मंथली या फिर जो भी उनका प्रोसीजर है उसके बाद अपनी पेमेंट देती है, तो वो पेमेंट टाइमली देने से इनकार कर देती है। पेशेंट डिस्प्यूट चार्जेस ड्यूरिंग स्टे, पेशेंट इज नॉट एबल टू ऑब्टेन रिसोर्सेज नीडेड व्हेन डिस्चार्ज, ठीक है, या पेशेंट पहले मतलब कह देता है कि हम देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर वो इस काबिल नहीं होता कि वो उसके चार्जेस को पे करें। देन इन प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन क्या है? आस्क द फिजिशियन टू एलैबोरेट ऑन द क्लिनिकल रीजंस व्हाई द पेशेंट नेसेसिटेटेड another day stay in the hospital and submit that documentation to the insurance company. मतलब फिजिशियन का काम है कि यार उसको एक से ज़्यादा दिन ठहराया है, क्यों ठहराया उसको जस्टिफाई करो, इंश्योरेंस कंपनी को वो लेटर भेजे ताकि हमें उस चीज़ के पैसे जो है वो टाइमली मिले। Negotiate the charge with the insurance company and take a settlement on the payment that is agreeable to both parties. ठीक है, आप दोनों पार्टीज को बताएं कि आपने इन टाइम ये सारे पैसे देने हैं। Have an internal utilization review group go through the patient chart and extract lab values, clinical presentation, symptoms, testing that were done on the day of the stay being disputed and submit to the insurance company as an appeal to denial to pay, demonstrating the necessity to stay। मतलब ज़्यादातर इनके इश्यूज जो है वो आपके इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ही चलते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा दिन का स्टे अगर हो जाता है तो तब भी इंश्योरेंस कंपनी पे करने से जो है वो इनकार कर देती है और एक दिन का अच्छा खासा 40-50-60,000 बन जाता है, ठीक है। तो अगर वो ना मिले हॉस्पिटल को तो वो टोटल लॉस में जाता है उसकी सर्विसेज।
ठीक है। बजटिंग कॉन्सेप्ट्स उसने बताए हैं। द बजट इज द इंटीग्रल टू प्लानिंग। जैसे मैंने आपको बताया, इवन अपने घर के किचन का ही अगर बजट बनाना है तो आप पूरी पूरी उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो कि मैंने आज दाल पकानी है, आज गोश्त पकाना है, आज चने बनाने हैं, आज रोटी बनानी है, आज चावल बनानी है। तो बेसिकली दिस इज योर किचन बजटिंग। आप पूरा का पूरा एक वीक का प्लान करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स एन ऑर्डिनरी एंड रैशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट। इट सर्व्स एज मैनेजमेंट टूल फॉर बोथ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इफ एफर्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही है कि आप ओवरऑल जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग आप एलोकेट करते हो डिफरेंट प्लान्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उन प्लान्स को ऑपरेट करवाने के लिए। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बजटिंग। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल, ठीक है, डिमांड चेंज होती जाती है, ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी में चेंज आता जाता है, ठीक है, कैपेसिटी फैसिलिटीज़ की चेंज होती रहती है, कॉस्ट या मार्केट प्राइस चेंज होती रहती है। अदर फैक्टर्स इसमें ऑर्गेनाइजेशनल मिशंस हैं, गोल्स हैं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, एज वेल एज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, एंड प्लान एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अदर सेगमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है। देन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है नर्सिंग बजट। जनरेटिंग एंड कंट्रोलिंग ए डिविजनल बजट इज ए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स एग्जीक्यूटिव। To predict budget expense for any anticipated period of time, the nurse execute needs to identify clearly three elements. Number one, the present activities of the nursing division, the activities that the division plans to institute during the projected financial period. Those activities the division plans to delete during the projected period. ठीक है, ये चीज़ें आ जाती है इसमें। सेंट्रलाइज बजट में भी यही होता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोलर है, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग है, मतलब ये चीज़ें मेन रोल आपका प्ले करती हैं। और इसमें सेंट्रलाइज बजट के अंदर आप नीचे वाले मैनेजर से, लोअर लेवल मैनेजर से किसी किस्म का भी कोई आप मशवरा नहीं करते। टॉप डाउन अप्रोच लीव्स द इम्प्लीमेंटर्स ऑफ द बजट विदाउट ऑटोनॉमी और द राइट टू अप्रोप्रिएट और कंट्रोल एक्सपेंस, जिसे सेंट्रलाइज बजट कहते हैं। डिसेंट्रलाइज बजट जो है वो मोर एंड मोर हेल्थ एजेंसीज आर रिकग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ द हैविंग बजट्स prepared by those who must implement them. With decentralized, the first level manager, head nurse जो होती है, becomes actively involved in the planning and budgeting process. Autonomy, accountability and authority are placed at the practitioner level. ठीक है, मतलब सेंट्रलाइज में सारा का सारा बर्डन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। और जो डिसेंट्रलाइज बजट है उसमें आपके पास सारा का सारा जो है वो लोअर लेवल मैनेजर के पास आ जाता है। देन ऑपरेशनल बजट की अगर बात की जाए तो इट इंक्लूड्स सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड एंड गुड्स द यूनिट expect to consume or utilize during the budget period. For a nursing unit, this covers the cost of salaries, fringe benefits, supplies, small equipments and other miscellaneous items. कैपिटल बजट को उसने फर्दर कहा है, दिस रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट फॉर मेजर परचेजेस और प्रोजेक्ट्स। Each institution has its own definition of what qualify as a capital expense. Capital items usually include major architectural renovations, major technological equipments and fixed assets, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ठीक है। Capital budgets are forecasted over a 3 period. सही है, however they are reviewed and revised annually and needs change. In preparing a capital budget, the nurse executive is required to document the need for 4 major products. अब प्रोसेस क्या है? प्रिपरेशन ऑफ बजट बिगिन सेवरल मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईच फिस्कल ईयर टू अलाउ टाइम फॉर केयरफुल प्रिपरेशन, मतलब आप पहले से स्टार्ट कर देते हो। फर्स्ट क्या होता है कि दोज इन्वॉल्व विद बजट प्रिपरेशन रिव्यू एजेंसी पॉलिसी स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव। पहले ये देखना है कि मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है। सेकंड में आप ये देखते हो कि गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। कंट्रोलर, द एजेंसी कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सर्विसेज प्रिपेयर गाइडलाइंस फॉर बजट। थर्ड में फर्स्ट लेवल मैनेजर है, जैसे हेड नर्स है, वो प्रिपेयर करती है बजट को फॉर देयर यूनिट बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपेंडिचर एंड प्रेडिक्शंस फॉर द कमिंग ईयर। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आपने कैसे मैनेज करना है? बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ ए लार्ज स्कोप and has many interrelated activities. Preparing the budget is one of the last step in handling finances. In healthcare institution, the financial department coordinates financial operation throughout the entire organization and network. पूरा साल वो चलती है। Objective financial management के ये होते हैं कि ensure the organization has an efficient and effective financial management structure. Support strategic objectives, मतलब पूरा का पूरा उनके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उनके पास।
Establish a uniform set of internal financial controls throughout the organization. Provide appropriate financial information to make timely decision. देन आ जाता है अकाउंटिंग यानी कि गिनती, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वो क्या कहलाता है, वो अकाउंटिंग कहलाता है। जनरेट्स द डेटा फॉर द बजट, और आप बजट के लिए पूरा का पूरा डेटा जनरेट करते हो। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, रिपोर्ट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑन मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस। और आप जो अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करते हो वो मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं, ईयरली बेसिस भी हो सकती हैं। यूज़ इनकम स्टेटमेंट, मतलब इनकम स्टेटमेंट में आपके पास बैलेंस शीट्स आ जाती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। So these are all about the budgeting process, accounting and financial management. If you have any question regarding this, you can ask. रिपोर्ट हमने शीतल क्या कहते हैं, जो आपका मतलब डिपेंड होता है। अगर जो डिसेंट्रलाइज बजट है तो डिसेंट्रलाइज बजट में आप प्रैक्टिशनर को करेंगे इफ़ यू आर वर्किंग एज अ हेड नर्स, एंड इफ़ यू आर वर्किंग एज अ मतलब डी सेंट्रलाइज बजट में कह रहे हैं तो सेंट्रलाइज बजट में तो हेड नर्स का रोल ही नहीं होता, वो तो होती टॉप लेवल मैनेजमेंट से स्टार्ट है। सो जो भी आपका प्रैक्टिशनर है जो कि मतलब आपको देख रहा होता है, मतलब जिसके पास अकाउंटेबिलिटी या फिर कह लें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको रिपोर्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, इसको पढ़ना है आपने। अभी बता रही हूँ मैं आपको, इसमें से क्वेश्चन मस्ट आता है यूएचएस में भी, वैसे भी। ओके, अपनी अपनी अटेंडेंस दे दे क्लास। थैंक यू वेरी मच।